नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। 15 साल सत्ता सुख भोगने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 90 में से महज 14 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। ऐसे में बीजेपी आज सूबे में आपातकाल के दौर से गुजर रही है। पिछले 3.5 वर्षों में बीजेपी प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। इसी जद्दोजहद के बीच पिछले दिनों जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कुछ नए टिप्स मिले हैं। इसके तहत अब पार्टी प्रोफेशनल स्कोर अपने खेमे में जोड़ना चाहती है। बैठक के बाद रायपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अब भाजपा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पत्रकारों को मुख्य धारा से जोड़ेगी। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर काबिज होने के लिए ऐसे बुद्धिजीवियों पर डोरे डालकर अपनी नैया पार लगा पाएगी? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ग्रास रूट में नए कार्यकर्ताओं का चयन, टीम को बढ़ाना, ऐसे परिवारों को सम्मिलित करना जो अब बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करना जो प्रोफेशनल हो, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, अन्य क्षेत्र हैं, पत्रकार हो, उनके लिए भी बोला कि ऐसे क्षेत्रों के लोगों को चिन्हांकित करिए जो अभी बीजेपी में नहीं, अनटच्ड हैं। ऐसे नए सेक्टर में भी नए लोगों को उससे संपर्क करें। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह निर्णय हुआ है कि प्रोफेशनल को, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर को भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। ऐसा रमन सिंह जी ने अपने बाइट में कहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है। लोग 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इतना ज़्यादा ऊब चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी नहीं जुड़ना चाहता। डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक, ये सब प्रोफेशनल तो जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इन सब लोगों ने देखा है 15 साल में स्वयं रमन सिंह के कार्यकाल को किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार हावी था, सिर्फ कमीशन खोरी और परिवारवाद को बढ़ावा मिलता था। भविष्य में भारत का नाम रोशन किया है हम सबके नेता, भारत के प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, भारत माता की। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ने जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मणि वैष्णव हैं, साथ ही बीजेपी के नेता राजीव चक्रवर्ती हैं और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती से मैं सवाल करना चाहूंगी। राजीव चक्रवर्ती जी, जो बैठक हुई है जयपुर में और ऐसे में जो टिप्स यहां पर दिए गए और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह पहुंचते हैं और वो ये बयान देते हैं कि बुद्धिजीवियों को जो है जोड़ा जाएगा पार्टी के साथ, तो क्या ये माना जाए कि बुद्धिजीवियों की कमी है पार्टी में? और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता श्रमजीवी हैं और बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वैज्ञानिकों का हो, चिकित्सकों का हो, या इंजीनियरों का हो, या भूतपूर्व सैनिकों का हो, है हमारे पास अनुषंगिक संगठनों की एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान अधिवेशन में कहा है कि विशेष रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनका समाज में बहुत संपर्क है, वो हमसे जुड़े। तो कुछ लोग जो अपने कार्य में बहुत मशगूल रहते हैं, वो देश काल के वातावरण में या परिस्थितियों में या राजनीति में जुड़ने से डरते हैं। तो उन वर्गों को जो अछूते हैं, और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में उन वर्गों का बहुत आशीर्वाद है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पेशेवर वर्ग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, तो वो वर्ग जो अभी जुड़ नहीं पाए, अभी तो जुड़े हैं लेकिन उनकी प्रतिशत बहुत नगण्य है, 10% ही है। तो प्रधानमंत्री जी का आग्रह किया है कि उन वर्गों को भी संपर्क और समर्थन के तहत
या जो पार्टी की एक नई आइडियोलॉजी आई है कि प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से पहले से थे, लेकिन संख्या बल की बात थी, तो निश्चित रूप से ज्यादा संख्या में हम जोड़े उनको, ये उनकी अपील है। और तो उसी अपील के तहत डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि उनसे जोड़ा जाए, और हम जोड़ रहे हैं, पहले से ही है, अभी उनका संपर्क और बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और सभी वर्ग है, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, आम वर्ग और जो प्रबुद्ध वर्ग है पहले से ही है, उसे और जोड़ा जाएगा ताकि ये सेतु और कारवां चलता रहे राजनीति का। चलिए मणि वैष्णव जी, बीजेपी की तो यहाँ पर रणनीति साफ यहाँ पर समझ आ गई है आने वाले चुनाव को लेकर जो है, क्या कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग है? क्या यही रणनीति है? मणि वैष्णव जी, आपने अपना फोन म्यूट पे रखा है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी कहिए मणि वैष्णव जी। चलिए संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मनीष वोरा का रुख करना चाहूंगी। मनीष वोरा जी, क्या लगता है कि ये जो फैसला ये जो लिया गया है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कि बुद्धिजीवियों को जो है जोड़ा जाएगा, क्या इससे जो है खोई हुई जमीन जो बीजेपी के पास नहीं है वो उन्हें मिल जाएगी? देखिए, ये जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो जयपुर में हुई है वहां पर उन्होंने इस बात को कहा है। उस बात को डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ पर दोहराया है कि जो डिस्कोर्स जो है उनको पार्टी से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए। तो छत्तीसगढ़ में इसके प्रभाव की हम यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी से जो प्रोफेशनल वर्ग जुड़ा है वो तो जुड़े, लेकिन उसके अलावा जो वर्ग पार्टी से नहीं जुड़ा है उनको जोड़ने का प्रयास पार्टी के साथ में किया जाए। पार्टी की रीति, पार्टी की जो कार्यशैली है, पार्टी जो स्टेप उठा रही है, पार्टी ने पिछले 15 साल के अंदर में जब छत्तीसगढ़ में उसका शासन रहा, उस शासन के दौरान जो उन्होंने कार्य पटाखे बताते हुए और उनको पार्टी से जोड़ने का एक प्रयास करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, जिसे आज डॉक्टर रमन सिंह ने दोहराया। तो इससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में फर्क पड़ने की जहां तक बात है, तो छत्तीसगढ़ में जब इस तरीके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा तो उससे एक जो मैसेज आम जनता के बीच में जाएगा, उन लोगों से जुड़ने से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अन्य क्षेत्र के लोग, उन लोगों को जोड़ने से एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच में जाएगा, जिस मैसेज के थ्रू भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जमीन को कहीं न कहीं वापिस प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी। ये एक मैसेज दिखता है उसके अंदर में। जी चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं मणि वैष्णव जी से बात करने की। मणि वैष्णव जी, अगर आप तक बात आवाज पहुंच पा रही तो आपसे हम जानना चाहेंगे कांग्रेस की प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी तो एड़ी चोटी का जोर पूरा लगा रही है, नई नई रणनीतियां यहाँ पर बन रही है, प्लानिंग की जा रही है, बुद्धिजीवियों को जो है पार्टी से जोड़ने की यहाँ पर जो है प्लान अब तैयार किया गया है। कांग्रेस का क्या प्लान है? विकास, विश्वास और सुरक्षा के रास्ते पर चल रहे हैं। हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, कोई भी वर्ग हमसे अछूता नहीं रहा है। हमने किसानों के लिए काम किया है, हमने गरीबों के लिए काम किया है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो नया शिंफा छोड़ रहे हैं डॉक्टर इंजीनियरों को जोड़ने का, तो मैं आपको बता दूं कि 15 साल तक इनका शासनकाल रहा। 15 साल में कोई भी ऐसा वर्ग इन्होंने नहीं छोड़ा जो इनसे परेशान नहीं रहा। इन्होंने किसानों को परेशान किया, डॉक्टरों को परेशान किया, इंजीनियरों को परेशान किया। ये लोग डॉक्टरों इंजीनियर को जोड़ने की बात करते हैं। मैं बताना चाहूँ कि अभी कोरोना काल में, महामारी काल में डॉक्टर इनके कुप्रबंधन के कारण इतने परेशान हुए कि कोई भी डॉक्टर इनसे जुड़ना नहीं चाहेगा। और जहां तक इंजीनियरों की बात करें तो कितने बेरोजगार इंजीनियर इस देश में बिना रोजगार घूम रहे हैं, वो खून क्या सुबह हुआ है, रोजगार नहीं है देश में, तो वो क्यों जुड़ेगा? भारतीय जनता बिल्कुल, आपका हम फिर से रुख करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, कितनी बड़ी चुनौती आप इसे देखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर? यहाँ अगले साल 2023 में चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या ये बड़ी चुनौती है? बिल्कुल बिल्कुल चुनौती तो है। देखिए, हर चुनाव में चुनौती रहती है और हर चुनाव में अलग अलग परीक्षाएं होती है। तो आने वाले समय में एक चुनौती तो है कि जो हम प्रबुद्ध वर्ग को साथ में लेके आए, हम किसानों का समर्थन लें, हम श्रमिकों का समर्थन ले, हम मध्यम वर्गीय लोगों का समर्थन ले। और बहुत अच्छा लगता है जब किसी राजनीतिक पार्टी के सामने ऐसी चुनौती आती है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ऐसे बहुत सारी चुनौती 2003 में भी थी हमारे पास, तो हम उसमें सफल हुए।
2008 में अलग चुनौती थी, 2013 में भी चुनौतियां थी। तो सारे चुनौतियों को हम छत्तीसगढ़ में पूरा करते हुए आए हैं और कांग्रेस पार्टी मूलतः छत्तीसगढ़ का गढ़ था, उस गढ़ को तोड़ने में हम कामयाब हुए हैं। और अभी जो चुनौती है आने वाले समय में, उस चुनौती को भी हम तोड़ेंगे और हमारी विजय पताका लहरेगी। बिल्कुल हमको आत्मविश्वास है और उम्मीद है। मनीष बोरा जी, कैसा देखते हैं आने वाला चुनाव? कितना चुनौती देखेंगे दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में कितना बड़ा मुकाबला देखेंगे? देखिए, यहाँ पर जो स्थितियां हैं, यदि हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज है। 90 में से 71 सीटें इनके पास में है, तो एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास में। ये कोई आसान चुनौती भाजपा के पास में नहीं है। 71 सीटें कांग्रेस के पास में है और भाजपा को भी सत्ता में आना है तो उसको कम से कम 40 से अधिक सीटें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चाहिए। तो उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा और जो उसके 15 साल का जो कार्यकाल है, जिसको लेकर के बार बार कांग्रेस जो है इस बात को दोहराती है कि भाजपा का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसमें पूरी तरीके से कमीशन खोरी और ये सब चीजें भ्रष्टाचार हावी रहा है। तो इसकी तोड़ कैसे निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, इस बात को देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ से जो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता के सिंहासन पर जिसको भी काबिज होता है तो उसका रास्ता जो है बस्तर और संगीता से होकर के जाता है। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं वो सारे बस्तर और सरगुजा को मेन फोकस कर रहे हैं और वहां पर जाकर के ज्यादा मेहनत की जा रही है ताकि वहां से हम वापिस अपनी खोई हुई जमीन को, जो आदिवासी बेल्ट है वहां पे अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त कर सके, हम सत्ता का जो रास्ता है उसको हम सुगम बना सके। तो लगातार जो है इस तरीके के प्रयास भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोगों के इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कांग्रेस के लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमारे पास 71 सीटें हैं, 71 सीटों में से हम 50% ये दिखा जाते हैं तो भी हम सत्ता में आ जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बहुमत के साथ में सरकार में थी, लेकिन जब जनता ने अपना मन बदला तो आप देखिए किस तरीके से उसको सत्ता से बाहर किया है और मात्र 14 सीटें उसके पास में रह गई है। तो यदि वर्तमान परिस्थिति में दोनों की चुनौतियों को देखें, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को अपनी जो स्थिति है उसको बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि 71 सीट पर आप बैठे तो आपको उसको वापिस दोहराने का बड़ा चैलेंज आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने में अपनी 14 जो सीटें हैं उनको जस्ट डबल करने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास में, दोनों के पास बड़ी चुनौती है। और दोनों के पास में जो है बात करें हम मुद्दों की, तो दोनों के पास बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस अपने विकास कार्य को जनता किसानों के साथ जो उन्होंने न्याय योजना चालू करी उसको लेकर के और अन्य योजनाओं को लेकर के जाएगी। वही भारतीय जनता पार्टी वो जो कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी की है, जो वो लगातार करते चले आते हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में अपनी चीजों को शामिल किया था उसको पूरा नहीं किया, शराबबंदी नहीं करी, रोजगारी भत्ता नहीं दिया और भी ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उन वादा खिलाफी को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। चलिए, मणि वैष्णव जी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणि वैष्णव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री तमाम विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से वो सीधे रूबरू हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो है कार्रवाई तक की जा रही है, निलंबन की कार्रवाई तक हो रही है। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री इस तरह से एक्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा या नुकसान आने वाले चुनाव में इसे किस तरह से देखते हैं? मणि वैष्णव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, राजीव चक्रवर्ती का मैं रुख करती हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, 3-3.5 साल का वक्त यहां पर बीत चुका है और ऐसे में जो है सत्ता में वापसी के लिए जो है लगातार बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, जिस तरह से अभी बैठक भी यहां पर हुई थी और ऐसे में जो टिप्स यहां पर दिए गए, और क्या क्या रणनीति है, क्या क्या प्लानिंग है बीजेपी की सत्ता में वापसी में आने के लिए? देखिए, सत्ता में वापसी के जो मूल मंत्र रहते हैं कि सबसे पहले अभी जो हमारी तैयारी है वो है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी भी हम अभी लोगों के घर में जा रहे हैं और केंद्र सरकार की जो खूबियां हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और हमारी जो 15 साल की उपलब्धि थी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी रहती है कि पब्लिक अवेयरनेस और विजिट टू पब्लिक हाउस, तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी से शुरू कर दी है और उसकी जो स्ट्रेटेजी है कि कौन से बूथ में कितने कार्यकर्ता रहेंगे, कितने वार्ड में कितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहेंगे, महिला मोर्चा के, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अभी से हम
इसकी शुरुआत कर चुके हैं। और जो सवाल आप मणि वैष्णव जी से कर रहे थे उसका जवाब मैं देना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो कि भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से भेंट वार्ता कर रहे हैं और उसका परिणाम कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा है। वो हमारे जो छोड़े हुए पुल पुलिया थे उसका उद्घाटन कर रहे हैं और किस प्रकार से किसी महिला का अपमान करना चाहिए और ये सब जनता देख रही है। और जब ये टीवी में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है तो उसका दुष्परिणाम हो रहा है, उससे लोग निगेटिव हो रहे हैं। लोगों को मन में ये आक्रोश है कि इस पार्टी ने जो बिंदु तय किए थे 36 बिंदु, उन बिंदुओं के कोई शराबबंदी नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में रोज अपराध हो रहे हैं तो जनता जवाब जानना चाहती है। तो चुनिंदा लोगों के पास फॉर्मेट, कुछ लोग पहले से चुने हुए रहते हैं, उनसे संवाद होता है। जनता से सीधा संवाद भूपेश बघेल जी का नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। मनीष वोरा जी, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के पास काफी मुद्दे हैं या फिर पिछले 15 साल की जो यहाँ पर उपलब्धियां यहाँ पर बीजेपी अगर आम जनता को बताएगी, क्या लगता है असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? पिछले 3.5 साल से जब से यहाँ पर कांग्रेस के शासन है उसके बाद से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की जो तेज धार है, जो आक्रामकता विपक्ष की होना चाहिए, वो आक्रामकता आज तक छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आई है। हाल ही के दिनों में अभी कुछ समय पहले एक आंदोलन बड़ा जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उसमें भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल नहीं करी है। और जनता के बीच में जाकर के जो मुद्दे हैं, जो बातें भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना और एक बड़ा आंदोलन खड़े करने की जो बात है सरकार के खिलाफ, वो अभी तक नहीं कर पाई है। सही बात दूसरी ये कि आपने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कितनी चुनौतियां रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो परिस्थिति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये बताना चाहूंगा परवर जी कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो परिस्थिति है, जिसमें कार्यकर्ता तो चार्ज नजर आता है मगर उसको एक नेतृत्व जो चाहिए, जो आक्रामक नेतृत्व उसको चाहिए, क्योंकि देखिए भूपेश बघेल जो है वो आक्रामक शैली में नया राजनीति करते हैं। वो जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हमले करते हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आ पाता है और भारतीय जनता पार्टी ना ही उसके लिए सड़क पर लौट पा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचता है, छत्तीसगढ़ को लेकर के वो क्या प्लान कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो तय होगी और सरकार में आने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं ये देखने को मिलता है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं मणि वैष्णव जी से बातचीत करने की। मणि वैष्णव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आगे विजन 2023 को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? जी सुप्रीत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, कहिए। जी सुप्रीत जी, हमारा जो लक्ष्य है वो है विकास, विश्वास और सुरक्षा की राह पे चलना और छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश बनाना। तो हमारी जो रणनीति है वो हमारे काम की रणनीति है, हमारी कोई अलग से रणनीति नहीं। हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे काम के आधार पर हमको चुनेगी। और बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो वो जो है तरह तरह के षड्यंत्र करके और तरह तरह की नीति नियम बनाकर वो इस चुनाव में जीत का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हर प्रकार का षड्यंत्र किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, सांप्रदायिकता फैलाकर चुनाव में जो है जीतने का प्रयास किया। खैरागढ़ चुनाव में जितने भी उपचुनाव हुए सब में इनकी हार हुई, जितने नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें हार हुई, तो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें इन्होंने 14 सीट ही जीत पाए लोग। तो हमारा जो काम है वो काम बोलता है जनता के बीच और हमारे काम को जनता पसंद करी, भूपेश सरकार के काम को जनता पसंद कर रही है और हम काम करते रहेंगे और जनता हमें इसी काम के आधार पर जिताएगी। हमें अलग से और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि जो अभी उनकी 14 सीटें हैं ये कहीं 5 न हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मुद्दा विहीन ये लोग घूम रहे हैं और अभी हाल ही इन्होंने आंदोलन किया था, आंदोलन के लिए आंदोलन को जो नियमित किया गया था उसको हटाने के लिए, उस नियम को हटाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में कहीं भी महंगाई का मुद्दा नहीं था, कहीं भी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था, जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा नहीं था। इन्होंने आंदोलन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इनके आंदोलन को नियमित किया गया था। और नियमित कैसे किया गया था कि इन्होंने जो नियम बनाए थे उसी नियम का पालन कड़ाई से कराया जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इनके पास कोई भी विरोध करने के लिए मुद्दा बचा नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसीलिए ये लोग जो चलिए ठीक है, मैं राजीव जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। राजीव जी, ये सुना आपने, मणि वैष्णव जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है।
एक अति आत्मविश्वास बोल रहा है कांग्रेस के मित्र का कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें आएगी। भाई कांग्रेस पार्टी अपनी संगठन की चिंता कर ले, हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है और हम अभी से मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। चाहे शराबबंदी का मामला हो, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना देने का मामला हो, या छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो चुकी है, जो वेंडर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, विकास के काम अधूरे हैं, तो ये सारे मुद्दों को लेकर हमें समर्थन मिल रहा है और व्यापक समर्थन और हम निश्चित रूप से 2000 चुनाव का जो छत्तीसगढ़ होगा वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारा सब कुछ तैयार है और जनता जनार्दन का अंकित भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत ही है, आने वाले समय में बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। मणि वैष्णव जी, कांग्रेस के राज में देखिए लाइट चली गई है, राजीव चक्रवर्ती बिना लाइट के बैठे हैं। अरे देखिए, अभी मौसम खराब है, जैसे कि राजीव चक्रवर्ती जी को भी पता है कि अभी मौसम खराब चल रहा है, उसके कारण मेरी भी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और अभी बारिश हो रही है, लगातार आंधी चल रही है। अभी जिस समय हमारा डिबेट चल रहा है तो इस कारण जो है वो लाइट गई है, लेकिन बाकी देश में क्या हाल है वो ये देखना चाहिए। बाकी देश में तो लाइट आती है तो अंधेरा दिन में भी अंधेरा है, बाकी देश में तो लाइट कभी कभी आती है, हमारे यहाँ लाइट कभी जाती है। अरे चक्रवर्ती जी, हमारे यहाँ लाइट कभी कभी जाती है, बाकी देश में तो कभी कभी आती है, तो आप ऊपर को बनाइए, आप ये सोचिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी खास पेशकश में अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।